चलिए तो मैं फिर से ब्रेक के बाद आ गया हूँ। चलिए तो अब मैं आपको वुमेन रिप्रोडक्शन का ये आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। अब मैं 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर्स। कह रहा है कि प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे बताइए कि हाइमेन जो होता है ये एक रिलायबल इंडिकेटर है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये भाई ये रिलेवेंट इंडिकेटर नहीं है कि कोई भी चीज यानी कि वर्जिनिटी को बताए, है ना। हम हाइमेन को देखकर या ऐसा समझे कि कोई फीमेल वर्जिन है या नॉन वर्जिन है, ऐसा नहीं समझ सकते हैं, है ना। ये वर्जिनिटी को दरअसल बताता ही नहीं है। सेक्सुअल ऐसा नहीं कह सकते कि मान लीजिए कि अगर किसी फीमेल में हाइमेन नहीं है तो उसको सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये हाइमेन जो है ये कई कारण से ब्रेक हो जाता है। अभी के समय में आपको पता है कि फीमेल वगैरह बाइसिकल हो गया, रेसिंग हो गया, ये सारी चीज सब, रनिंग हो गया, ये सब चीजों भी करती है, तो जिसके कारण उसके कारण भी ब्रेक हो जाता है। तो इट इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर फॉर वर्जिनिटी एंड सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस। ये कहना एकदम गलत हो जाएगा, समझ रहे बात हो कि नहीं। इसके आधार पे हम इस चीजों को जज नहीं कर सकते हैं। ये बात सत्य है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, ट्रू लिख रखा है लाइन, है ना। एनसीईआरटी का लाइन है ये। मैं जितनी चीजें कह रहा हूँ ये सब के सब एनसीईआरटी का है, तो ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू, है ना, मेमोरी लोब्स। 15 से 20 लोब्स होते हैं। आपको पता है कि मेमोरी लोब्स कितने होते हैं, 15 से। छोटे छोटे बच्चे जो मिल्क सकिंग करने का काम करते हैं तो उसमें लोब्स होते हैं छोटे छोटे, 15 से 20 लोब्स होते हैं, है ना, जिसके द्वारा बच्चे मदर से मिल्क फीड करते हैं। द सेल ऑफ अ सेक्रेट मिल्क, है ना, किसके द्वारा सेक्रेट होता है, एल्वियोलाई के द्वारा होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एल्वियोलाई ओपन इनटू, एल्वियोलाई कहाँ खुलता है, तो आप कहिएगा मेमोरी ट्यूबल्स में खुलता है ना। मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया था, याद करो। आपको स्ट्रक्चर अगर याद होगा तो आपको मैंने क्या बताया था कि इसमें अलग अलग प्रकार के टिश्यूज होते हैं ना। मैंने बताया था अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं। यहाँ पे मेमोरी लोब्स होते हैं, यहाँ पे मैंने बहुत सारे चीज बताया था, याद आ रहा है, सारा चीज सब मैंने आपको समझा रखा था। एल्वियोलाई बताया था, मेमोरी लोब्स बताए थे। अब देखिए यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म कैसे कैसे निर्माण होता है उसके लिए स्टेप बताया रहा था। देखिए आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया आ जाएगा। स्पर्मेटोगोनिया ये पहला स्थान लेगा। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दूसरा नंबर पे, और तीसरा नंबर पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा, और चौथा नंबर पे ये हो जाएगा, और पांचवा नंबर पे स्पर्मेटोजोआ हो जाएगा। तो आप पोजीशन देख सकते हैं। ए देखिए यहाँ पे ए हो गया, उसके बाद सी के जगह पे 2 ये आ गया, उसके बाद डी ई देखिए ई जो है सबसे नीचे में आ गया। यही बात मैं आपको समझा रहा। तो ये प्रोसेस आप याद रख सकते हैं। यहाँ देखिए आप स्पर्मेटोगोनिया का अगर हम बात करें तो स्पर्मेटोगोनिया का काम क्या है, ये मल्टीपल बाय, ये स्पर्मेटोगोनिया जो है मिटोटिक डिवीजन करता है। कौन सा, मिटोटिक डिवीजन करता है। चलिए अच्छा, मिटोटिक का मतलब होता है समसूत्री विभाजन। आपको मैंने बताया था ना, समसूत्री विभाजन करता है, विभाजन होता है उसमें। चलिए अब अगर बात करें स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की, अगर आप बात करोगे तो प्राइमरी स्पर्म अंडरगोज और ये मियोसिस करता है, बाकी सबके सब मिटोटिक डिवीजन करता है। स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स के लिए आप याद रख सकते हैं ना, स्पर्मेटिड्स क्या करता है, ट्रांसफर इनटू द स्पर्म्स बाय प्रोसेस ऑफ, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस, बाय प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ देखिए हाउ मेनी स्ट्रक्चर आर हैप्लॉइड, कह रहा है कि इसमें से आप चुनकर बताइए कि कितने स्ट्रक्चर हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। तो आप याद कीजिए, हैप्लॉइड पूछ रहा है ना, तो सबसे ऊपर वाला स्पर्मेटोगोनिया था, वो कैसा था, हैप्लॉइड था। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड था, उसके जस्ट नीचे सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गया, ये सब के सब सेकेंडरी। उसके बाद स्पर्मेटिड था, उसके बाद स्पर्मेटोजोआ था, ये सब के सब क्या था, सेकेंडरी से ही डिप्लॉयड होना स्टार्ट हो गया था। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, आप पढ़िए। स्पर्मेटोगोनिया हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर प्रोसेस, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर पूछ रहा है। तो हैप्लॉइड अब आपको समझ में आ गया कौन कौन होता है। ऊपर वाला दो, पहला स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देख लीजिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और यहाँ देख सकते हैं हैप्लॉइड पूछ रहा है। तो हैप्लॉइड में आप ध्यान रख सकते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोगोनिया हो जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया हो जाएगा। हैप्लॉइड पूछ रहा है तो हैप्लॉइड आप ध्यान रख सकते हैं। एक मिनट रुकिए तो जरा सा, मुझे सोचने दीजिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ऊपर वाला जो था 2n था, 2n था, उसके बाद n था, गलत हो गया हमसे, थोड़ा सा गलती हो गया। स्पर्मेटोगोनिया कैसे होगा, ये नहीं होगा, ना स्पर्मेटोगोनिया होगा, ना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा,
ठीक है, 3 होंगे इसमें, स्पर्मेटो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा, स्पर्मेटिड्स हो जाएगा, स्पर्मेटोजोआ हो जाएगा, ये हो जाएगा। डिप्लॉयड पूछता तो होता, या प्लॉयड आपसे पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, डिप्लॉयड है ये, क्या ये डिप्लॉयड है, डी लिख देता हूं मैं, ये भी डिप्लॉयड है, डी फॉर डिप्लॉयड है ना, तो आप ध्यान रखें, गलती नहीं याद रखें, डिप्लॉयड है ये सब, डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, समझे। चलिए अब देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एज ऑफ ड्यू टू सिग्निफिकेंस इंक्रीजेस सेक्रेशंस ऑफ, है ना, कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एज, है ना, किस एज में होता है, प्यूबर्टी, किशोरावस्था जैसे ही आता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस आपको पता है, मेल के केस में अगर बात करें स्पर्म कब बनने लगता है, जब वो प्यूबर्टी एज में आ जाता है ना, तो उस समय क्या हो जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगता है। फीमेल के केस में अगर आप इस चीज की ओवा का बात कीजिएगा तो ये बिफोर बर्थ, यानी कि बर्थ से पहले से ही ये कंडीशन उसमें ओवरी वगैरह का बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैंने बताया जीएनआरएच, जीएनआरएच एक प्रकार का हार्मोन होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, एस्ट्राइडल हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन और ओवरियन हार्मोन के अंतर्गत, दोनों मेल में टेस्टोस्टेरोन हो जाता है, फीमेल में ओवरियन हार्मोन हो जाता है। तो ये सारी बातें मैंने एकदम बढ़िया से आपको समझा दिया, आप इस चीजों को, ऑब्जेक्टिव को एकदम पर्सनली लेकर चले। चलिए, धन्यवाद।